हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग डेली सबसे पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में, तो आपके लिए ये वीडियोस हमारी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 21 जून को। हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ये जो म्यूजिक डे है इसके दरमियान कई जगहों पर, कई अलग अलग देशों में जो पब्लिक प्लेस रहते हैं वहाँ पर म्यूजिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इसकी जो शुरुआत थी वो फ्रांस से हुई थी। फ्रांस में 1982 में जो है पहली बार वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया था और उसके बाद से जो है ये कई देश जो है इसको मनाते हैं हर साल, ठीक है, 21 जून को। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे बन के आता है कि फ्रांस में वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुरुआत कब से हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1982 से, ठीक है। फ्रांस से जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का एक जीवाश्म मिला है? सो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के एक हाथी का जीवाश्म मिला है। ये जो हाथी का जीवाश्म मिला है इसकी पुष्टि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। उनका कहना है कि ये जो जीवाश्म है ये 50 लाख साल पुराना है और ये जो जीवाश्म मिला है ये हाथी का एक जबड़ा है, ठीक है, उस जबड़े के जीवाश्म है मतलब यहाँ पर। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर दिया हो कि मतलब कौन से वन क्षेत्र के अंतर्गत ये मिला है, क्वेश्चन कुछ ऐसे बन के आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र के अंतर्गत 50 लाख साल पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है, तो याद रखिएगा शिवालिक वन क्षेत्र के अंतर्गत ये मिला है, ठीक है, या फिर शिवालिक वन प्रभाग के अंतर्गत। और जनपद का नाम तो ध्यान होना ही चाहिए आपको, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जून 2020 में चीन ने किस देश में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बांग्लादेश। अभी रिसेंटली चीन ने बांग्लादेश में निर्यात होने वाले जो सामान है उस पर 97% छूट देने का जो है यहाँ पर घोषणा की है। टोटल जो प्रोडक्ट चीन जो है बांग्लादेश को भेजता है तो उसमें 97% जो है वस्तुओं पर जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। करीब 5161 उत्पाद हैं जिन पे 97% तक का टैरिफ खत्म कर दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी बड़ी ये छूट है। इसका मतलब ये होता है कि चीन जो है बांग्लादेश को जो भी उत्पाद निर्यात करता है उसमें से मैक्सिमम 5161 जो उत्पाद हैं उन पे किसी तरीके का कोई जो है ये टैरिफ शुल्क नहीं लगाएगा, किसी तरीके का कोई जो है टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कि जून 2020 में किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में भारत के जो अगले राजदूत बनाए गए हैं उनका नाम है श्री विजय खंडूजा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। श्री विजय खंडूजा से पहले आर मसाकोई जो है इस पद पे तैनात थे। तो अब इनकी जगह पर जिम्बाब्वे के जो नए राजदूत होंगे भारत के, मतलब जिम्बाब्वे में भारत के जो अगले राजदूत होंगे उनका नाम होगा श्री विजय खंडूजा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। मैं जिम्बाब्वे का मैप आपको नहीं दिखा पाऊँगा आज क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो मैप मुझे मिल नहीं पाया है। तो आप फिलहाल में ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में विश्व बैंक ने किस देश को 1.05 बिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि बांग्लादेश। अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण मैक्सिमम जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो ये जो पैसा दिया गया है बांग्लादेश को, ये अर्थव्यवस्था को सुधारने और यहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ये धनराशि दी गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप में दिखा नहीं पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन बन के आएगा, अगली बार बांग्लादेश का 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई घटना तो हो ही जाती है, तब मैं आपको मैप डिटेल से दिखा दूंगा, ठीक है।
विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 21 जून को। हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नापजोख तथा विवरण देता है। तो जितने भी, जैसे हम समुद्र में जहाज़ जब चलते हैं या फिर नाव जब चलते हैं, तो उसके लिए जो नेविगेशन की जो सुविधा मिलती है वो हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत ही दी जाती है। ठीक है, उसी से पता चल पाता है कि कितना मतलब जो है गहराई है समुद्र की और कितना मतलब जल स्तर है उसका। तो ये सभी चीज़ें जो है इसी के द्वारा पता चलती हैं। तो यहाँ पर से 2 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम मैंने जो लिखी है वो याद रखिएगा। इंग्लिश में लिखी है तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना होगा। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ जो है, ये इसकी थीम रखी गई है वर्ष 2020 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की। ठीक है, तो इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की, कि जून 2020 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों को खाते से कितने रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1 लाख रुपए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया था पीएमसी बैंक वाला, जो घोटाला हुआ था सामने, घोटाला निकल के आया था सामने, तो उसमें जो है उसके बाद क्या किया था कि पीएमसी बैंक में जिन लोगों के खाते हैं उनको मतलब जो है सीज कर दिया गया था एक तरीके से, वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब मतलब ये पूरा का पूरा हिसाब किताब सामने निकला था कि कुछ पीएमसी बैंक में कुछ जो है लोन देने में घोटाला हुआ है, तो उस वक्त जिनके भी खाते पीएमसी बैंक में थे उनको ये सुविधा दी गई थी कि वो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक निकाल सकते हैं पर डे का। ठीक है, इस टाइप की कोई सुविधा थी। बाद में फिर उसको कई तरीके से चेंज किया गया और बाद में उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था, यानी कि लोग जो है अपने खाते से 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो है 50,000 से भी बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब 1 लाख रुपए तक जो है पीएमसी बैंक के जो खाता धारक हैं वो अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे। तो पीएमसी बैंक में जिन लोगों का भी खाता है, करीब 84% ऐसे लोग हैं जिनके खाते में मतलब 1 लाख रुपए के आसपास है या 1 लाख रुपए से कम है, तो उनको जो है राहत इससे मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो ज़्यादा पैसा का लेन देन करते हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल में यहाँ पर दिक्कत है। इसके अलावा आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर जो ये प्रतिबंध लगाया है ये 6 माह के लिए और बढ़ा दिया है। प्रतिबंध का मतलब क्या है कि जो जैसा आरबीआई निर्देश देगा उसी के तहत जो है पीएमसी बैंक अभी पालन करेगा। जैसे कि आपको अन्य बैंकों में अगर खाता रहता है तो आपका पैसा है, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, लेकिन अब पीएमसी बैंक में ऐसा नहीं है। पीएमसी बैंक को पूरी तरीके से आरबीआई कंट्रोल कर रही है। जितना उसने फिक्स कर दिया है कि इतना रुपये ही निकाल पाएंगे तो उतना ही रुपये आप निकाल पाएंगे। तो 1 लाख रुपये की यहाँ पर जो है अधिकतम सीमा रखी गई है। तो अभी तक 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपका अकाउंट पीएमसी बैंक में है तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, कि जून 2020 में कि अमेरिकी सीनेट ने किसे एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है। एनएसएफ का निदेशक किसको बनाया है अमेरिकी सीनेट ने अभी रिसेंटली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अभी रिसेंटली एनएसएफ का जो है निदेशक बनाया है अमेरिकी सीनेट ने। एनएसएफ का फुल फॉर्म मैंने लिखा है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा ना, साइंस के क्षेत्र में जो है ये काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था है अमेरिका की। तो भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सेतुरामन नाथन, तो इन्हीं को जो है इसका प्रमुख या निदेशक बनाया गया है। इससे पहले जो इस पद पर तैनात थे उनका नाम था फ्रांस कॉर्डोवा, तो अब इनकी जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के हैं तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाएगा। ये इस पद पर तैनात होने वाले दूसरे जो है भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। इससे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश जो है इस पद पे तैनात हुए थे। 2010 में जो है डॉक्टर सुब्रा सुरेश को इस पद पे तैनात किया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन इस पद पे तैनात होने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे। सो राजेंद्र गोयल
प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप में से बहुत कम लोग इनका नाम जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल नहीं खेला था, मतलब रणजी ट्रॉफी इन्होंने खेली थी, और ये भारतीय टीम में कभी मतलब जो है नेशनल टीम में खेलने का मौका इनको नहीं मिल पाया था। तो हरियाणा के स्टार बॉलर थे राजेंद्र गोयल, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। 637 विकेट इन्होंने लिए थे और प्रथम श्रेणी में 750 विकेट इन्होंने लिए थे। ठीक है, रणजी में 637 विकेट और प्रथम श्रेणी में 750 विकेट जो है इन्होंने लिए थे। उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बनने का अवसर तो कभी नहीं मिला, लेकिन भारत के शानदार स्पिन गेंदबाजों में उनकी गिनती होती थी। उनके पास रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो राजेंद्र गोयल के पास ही है। 637 विकेट जो है उन्होंने रणजी ट्रॉफी में लिए हैं। 2017 में भारतीय क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बीसीसीआई ने उनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली निधन हो गया इनका। देन क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश विद्याबेन शाह का निधन हो गया। विद्याबेन शाह कौन थी? तो ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। खास करके बाल कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों के लिए मतलब जो है बच्चों के कल्याण को लेकर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया है। 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 2020 का सबसे लंबा दिन कौन सा था? तो वर्ष 2020 का जो सबसे लंबा दिन था वो था 21 जून, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 21 जून को जो है दिन जो है वो बड़ा होता है, जबकि जो रात होती है वो छोटी होती है। इस दिन सूर्य पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर होता है, जिसके कारण जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जो कर्क रेखा है उस पर जो है सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अन्य दिन के मुकाबले जो है ज़्यादा धरती पर ज़्यादा समय तक रहती हैं, और यही एक कारण है कि दिन जो है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं जबकि रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो किस पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें 21 जून को? तो ये पड़ती हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, तो हर साल जो है भारत में ये खगोलीय घटना होती है। 21 जून को जो है दिन लंबे होते हैं जबकि रातें छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जून 2020 में फ्रांस ने कोविड-19 प्रतिक्रिया पर समर्थन देने के लिए भारत को कितने मिलियन यूरो दिए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 200 मिलियन यूरो। अभी रिसेंटली फ्रांस ने कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन देने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो दिए हैं। बेसिकली भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में समझौता हुआ है। तो फ्रांस सरकार जो है वो भारत में कमज़ोर वर्ग के लोगों का समर्थन करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगी इस समझौते के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस ने कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो दिए हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए कल का प्रश्न था कि जून 2020 में किस बैंक ने अपने सैलरी खाताधारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये सेवा शुरू की है। ठीक है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए है कि जून 2020 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए मुझे कि अभी जून में जो फीफा ने जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।